अपने पैसिव इनकम से आपने सबसे बड़ा स्पेंड कौन सा किया है? 2 साल पहले रफली हम लोगों ने एक इंटरनेशनल ट्रिप दुबई का लिया था, तो वो पूरा पैसिव इनकम से था। कुछ उसमें इक्विटी रिटर्न था, कुछ एक्यूमुलेटेड बॉन्ड रिटर्न था। उस ट्रिप का कॉस्ट कितना था? तकरीबन 6 लाख के आसपास था। 6 लाख का ट्रिप इंटायरली थ्रू पैसिव इनकम? टोटली पैसिव इनकम से था। इक्विटी रिटर्न उस टाइम पे एक अच्छा ट्रेड था। वो एक ट्रेड है जो कि शायद मेरे लाइफ का मैक्सिमम रिटर्न रहा होगा। एक ट्रेड में शायद 12-13 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया था। मेरी एक डेफिनेशन है जनरेशनल वेल्थ की, आपका बच्चा जीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने लाइफ में कुछ अच्छा किया है, फैमिली में किसी पेरेंट ने स्ट्रगल कर दुकान बना दी, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो क्या आप बच्चों को 500,000 रुपए देकर भेज देते हैं नई दुकान शुरू कर? वो उसी दुकान से शुरू करेगा ना। इस सैलरीड क्लास को भी प्रॉब्लम है कि बच्चा जीरो से शुरू करे। अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है तो रादर देन गिविंग दैट मनी टू देम व्हेन यू डाई एट द एज ऑफ 80, आप बच्चों को गिफ्ट दे दीजिए और बोलिए कि बेटा ये पैसा तेरा है, उसको वो इन्वेस्ट कर दे या उसमें अपनी पैसिव इनकम बना ले। एक तो जो चीज हम 35-40 में जाके शायद सीखते हैं या जिंदगी में नहीं सीखते हैं, बच्चा 20-25 साल की एज से सीखेगा। मार्केट के अप डाउन है, पैसा डूब गया, निकल गया। जब अपनी जेब से पैसा देते हो ना, जब बिल खुद पे करते हो, थोड़ा सा तो छुपता है। अगर उस पैसे से उनको 1 लाख रुपए का कैश फ्लो आना शुरू हो गया और लाइफ, तो आप सोचिए बच्चे को क्या हेडस्टार्ट मिला लाइफ। उनकी लाइफ की पहली इनकम तो यही हो गई। अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, आज की तारीख में सबसे ज्यादा आदमी रईस या अमीर या वेल्दी उस दिन होता है जिस दिन वो मरता है। 55-60 की उम्र में आपके पेरेंट्स तो चले गए ऊपर, बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कोई यूएस पढ़ रहा है, कोई चला गया नौकरी कर रहा है, इंडिया में कहीं और नौकरी कर रहा है, हो सकता है आपके साथ हो। अब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बैंक में 5-10 करोड़ पड़ा है, क्या करोगे उसमें? लाइफ में आप पैसा एंजॉय कब करते हैं? जब आपके बच्चे आपके साथ में हैं और आप उनके अंदर घूमने जा सकते हैं। वो एज होती है 40 से 55 रफली। ज्यादातर लोग फायर वाले जो बोलते हैं वो हेनरी है। यू आर अ हाई अर्नर बट यू हैव नॉट रिटायर्ड येट। या दिस इज सच अ न्यू टर्म जो मैं पहली बार सुन रही हूँ। पॉपुलर नहीं है पर प्रैक्टिकल है। आप ये देखिए कि जितने लोग सीनियर लेवल पे या माइक्रोसॉफ्ट या ऐसी बड़ी कंपनीज में, एमएनसीज में है, सब लोग नियरली 2.5-3 लाख 4 लाख कमा रहे हैं, इफ नॉट मोर। किसी ने विला खरीद लिया, किसी ने घर खरीद लिया, गाड़ी बढ़िया चल रही है, नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट पैसिव इनकम नहीं है तो रिटायर कैसे हो? ये वही है, एसेट रिच इनकम पुअर। एसेट भी जो कि इलिक्विड है। आजकल तो रील पे आके लोग सोशल मीडिया पे इतना कंफ्यूज कर देते हैं ना, वो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगा के। ये कंपाउंडिंग क्या है, तो तुम्हें तो तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए, तुमने कंपाउंडिंग। वो कंपाउंडिंग थ्योरी इन लाइफ, इट हैपेंस, इट इज नॉट प्लान्ड। शेयर्स बहुत सारे मैं बोलूं आज बता सकता हूँ कि कंपाउंड करेंगे ही करेंगे। क्या मैंने उन पैसे डाल रखे नहीं डाल रखे? जब कंपाउंडेड रिटर्न आएगा, मैं 85-90 का हुआ, अगर मैं हुआ तो मेरे बच्चे जो भी 20 के आसपास हैं तो उनको मैं कंपाउंड में डालूंगा कि भाई तुम अभी ग्रोथ स्टॉक खरीदो जो डिविडेंड भी देंगे। ये स्कैम बहुत लोगों ने आज की तारीख में, जिन्होंने रियल एस्टेट का लो साइकिल नहीं देखा है, उनको समझ में नहीं आता कैसा हो सकता है उनके साथ। जब मैं पुणे में रहता था तो रहने के लिए किराए पे विला लिया था। उस टाइम पे उसकी कॉस्ट थी 2 करोड़ रुपया। मैं बात कर रहा हूँ सन 2013-14 के आसपास की। बिल्डर ने बोला था कि आपको 4-6 महीने में मिल जाएगा। 8 साल तक पोजीशन नहीं मिला। मैं हैदराबाद मूव हो गया ना, उस घर में कभी रहा, 8 महीने साल तक किस्त देता रहा, पैसा ब्लॉक हो गया ना, मैं उसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ईएमआई ऊपर से दे रहा हूँ बैंक को। एक्चुअल में प्रोजेक्ट किसी और बिल्डर ने कंप्लीट करके दिया, वो बिल्डर तो गायब हो गया, वरना करोड़ों रुपया डूब गया था। भाई ये तो अलग ही स्कैम लग रहा है। अगर ढंग से प्लान करें तो म्यूचुअल फंड का पैसा कभी खत्म नहीं होगा। कैसे? तो ऑडियंस को पहले आप थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दीजिए, आप कहाँ से है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी करियर ट्रेजेक्टरी कैसी रही है? करियर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। मोस्ट Okay. ऑफ माई लाइफ दिल्ली में रहा हूँ। दिल्ली में पढ़ते वक्त 2 स्टार्टअप चालू किए थे, एक आईटी में और एक मैन्युफैक्चरिंग में। व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग में कॉलेज में होते हुए? हाँ, तो उस टाइम पे कंधे पे पेटियां रख के घूमते थे दिल्ली के अंदर, मटेरियल ला के मैन्युफैक्चरिंग किया, मीटर यूनिट्स को सप्लाई करते थे। दैट वाज विद माय फादर। तो इंटरेस्टिंग पार्ट था, पढ़ भी रहे थे, काम भी कर रहे थे। आईटी में सॉफ्टवेयर बनाए, कमर्शियल। पहला सॉफ्टवेयर 5,000 रुपये में 95 में सेल किया था। बैचलर्स करने का आई वेंट टू चंडीगढ़ मास्टर्स करने के लिए। अभी आईटी इंडस्ट्री में फॉर्मली काम करते करते इट्स बीन 25 ईयर्स। पिछली 3 जॉब्स में मेरा रोल चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर का रहा है। आई हैव वर्कड विद लॉट ऑफ बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक जैसे मॉर्गन स्टैनले हो गया, बार्कलेज हो गया, हेज फंड्स में काम किया है। तो पूरी ज़िंदगी टेक्नोलॉजी में काम किया है, बट विद अ ओवरलैप ऑन फंक्शनैलिटी विच इज़ बैंकिंग, BFSI। मेरा स्पेशलाइजेशन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रहा है, वो मेरा पैशन भी है एंड आजकल मेरा फोकस उस पर ज़्यादा होता है। मेरी फैमिली में पढ़ाई का कल्चर बहुत स्ट्रांग है। पढ़ाई से आई वुड से इट इज़ मोर लाइक कंटिन्यूस लर्निंग। मैंने IIM बैंगलोर से फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट किया है, करीब 18 महीने का कोर्स था। तो दैट इज इक्वल टू MBA फाइनेंस सेकेंड ईयर इन सम वेज। उसके अलावा IIM कोझिकोड से मैंने डेटा एनालिटिक्स पढ़ा है। फिर केलॉग्स यूनिवर्सिटी से प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीखा है, जो कि आईटी में बहुत काम आता है। आपका खुद का जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, द पिवट फ्रॉम आईटी टू नाउ फाइनेंस, एंड वो वैसे ही था थ्रू आउट आई गेस, बिकॉज इंटरसेक्शन भी उसमें ही था। आई एम सो ग्लैड आई हैव द परफेक्ट पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी जिसके साथ आज हम पैसिव इनकम पे डीप डाइव करेंगे। बट पहले बेसिक से शुरू करते हैं
कि पैसिव इनकम एग्जैक्टली है क्या एंड ये अपने एक्टिव इनकम का कितना परसेंटेज होना चाहिए? अगर आप पैसे को कमाने के लिए उसके लिए कुछ भी काम कर रहे हैं जिसके कि अगर आपने वो काम नहीं किया तो पैसा नहीं आएगा। जैसे अभी मैं सुबह आया तो आते वक्त गाड़ी में ही देखा, मैंने अपनी कार में देखा कि एक एक्सिस बैंक मैसेज आया है कि भाई दिस अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिट टू योर अकाउंट। वो एक बॉन्ड का रिटर्न था, तो शनिवार को भी आ गया। मैंने उसको कुछ काम नहीं किया, तो वो एक पैसिव इनकम है। पर यहीं पे अगर मैं मंडे मॉर्निंग बैठ के कुछ ट्रेड ले रहा हूँ, मैं मान लीजिए कुछ इन्वेस्टमेंट BTST ट्रेड लिया है कि आज खरीदा है कल बेचा है, या इंट्राडे कर रहा हूँ, अगर मैं उस टर्मिनल पे नहीं बैठा, अगर मैंने वो ट्रेड नहीं लिया तो मेरे को पैसा नहीं आएगा। तो वो मेरी एक्टिव इनकम है। बहुत बार लोग कंफ्यूज जाते हैं कि भाई मैं जैसे एग्जांपल बिटकॉइन में आपने ट्रेड लिया है, आजकल इंडिया में लीगल है एज लॉन्ग एज आप गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। पर अगर आप फैमिली के डिनर टेबल पे जाके मोबाइल पे बैठे हैं और ट्रेड देख रहे हैं, और अभी ट्रम्प का एक ट्वीट आया और 5% बिटकॉइन गिर गया और सडनली खाना खराब हो गया, तो वो पैसिव इनकम नहीं है वो। राइट, मतलब अगर रियल टाइम इन्वॉल्वमेंट है आपकी, आपके टाइम की, आपकी एनर्जी की, देन इट्स नॉट पैसिव इनकम, इट इज एक्टिव इनकम। जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कितना पैसिव कितना एक्टिव, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे आज की टाइम वैल्यू मनी के हिसाब से अगर कोई भी आदमी अपनी रिटायरमेंट कोई भी अमाउंट डिसाइड करता है, जो मैं अपर मिडिल क्लास की अगर बात करूं तो रफली हर कोई 5 करोड़ से 10 करोड़ की कोशिश करता है आजकल। जब आपके से एक रीजनल पैसा आ जाता है तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पैसिव इनकम में जा सकता है। मतलब आपको लाइफ में कितना बड़ा पहाड़ बनाना है, ये मेरा एक फेवरेट टर्म है कि जब आप पैसा कमा के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने पीछे एक पहाड़ बड़ा कर रहे हैं। कोई भी पर्सन जो अच्छा सक्सेसफुल है वो सबसे ज़्यादा वेल्दी या रिच किस दिन होता है? ये सैलरी डे, पे डे की बात तो नहीं हो रही? हाँ, जैसे सैलरी बढ़ती रहेगी, एक पॉइंट पे आप Yeah. रिटायर हो जाओगे, तो कब Right. होगा? आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ, क्योंकि तब तक आप अक्यूमुलेट कर पाते हो। अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा आदमी रईस या अमीर या वेल्दी उस दिन होता है जिस दिन वो मरता है। अब आपको वेल्थ कितनी छोड़ के जानी है अपने बच्चों के लिए, वो आपकी मर्जी। आपने उनकी पढ़ाई लिखाई पे खर्च दिया, अच्छा कर रहे हैं, तो आपको वेल्थ प्लेटर डाउन कर सकती है। होता क्या है कि मैक्सिमम लोग 55-60 की रिटायरमेंट एज सरकार ने तय करी है जो सैलरीड लोगों के लिए है। लोग उसके बाद ही पैसा बढ़ाना बंद नहीं करते। भाई आप कमाओगे कब? 55-60 की उम्र में आपके पेरेंट्स तो चले गए ऊपर, बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कोई यूएस पढ़ रहा है, कोई चला गया नौकरी कर रहा है इंडिया में, कहीं और नौकरी कर रहा है, हो सकता है आपके साथ हो। अब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बैंक में 5-10 करोड़ पड़ा है, क्या करोगे उसको? वेल्थ का करना क्या है लाइफ में? आप पैसा एंजॉय कब करते हैं? जब आपके बच्चे आपके साथ में हैं और आप उनके अंदर घूमने जा सकते हैं, पेरेंट्स के साथ घूमने जा सकते हैं। वो एज होती है 40 से 55 रफली। पैसा है नहीं हाथ में, एक EMI दे रहे हैं गाड़ी की, एक दे रहे हैं घर की, हो सकता है मल्टीपल की दे रहे हो, साथ में SIP चल रहे हैं, पीछे पहाड़ बन रहे हैं, बच्चों की स्कूल फी 5-5 6-6 लाख रुपए साल की है, हाथ में पैसा नहीं है। मैक्सिमम लोगों को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, हर आदमी स्ट्रेस में। क्यों है भाई? पैसे की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है बिकॉज SIP बंद नहीं कर सकते, महंगे घर में रहना है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लाइफ एंजॉय करने के लिए पैसा नहीं है। और जब तक वो पैसा बचेगा 50 के बाद, मैक्सिमम लोगों से आप बात करिए, जिन लोगों को रीजनेबल मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की बात करूँ तो 50 के बाद पैसे की रिक्वायरमेंट कम होने लगती है। मैक्सिमम लोग जो रीजनेबली सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने बच्चों की फीस का या शादी का हिसाब अलग से कर दिया है, जो कि वन टाइम या एडहॉक एक्सपेंसेस बोलूंगा मैं, जो आपके रनिंग एक्सपेंसेस उनके लिए 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया बहुत है। बड़ी गाड़ी बड़ी घर की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी ले सकते। 2 लाख एक अमाउंट पकड़ लेते हैं फॉर वेरी गुड लाइफ। उसके लिए आपको 3 से 4 करोड़ रुपया बहुत है, आइडियली 2 करोड़ भी बहुत है। अगर आप 2-2.5 करोड़ रुपए को ठीक से इन्वेस्ट करें ओवर 2-3 साल धीरे धीरे करके, जिससे कि एक आध मार्केट के अप डाउन निकल जाए, तो उसमें आप 2 लाख रुपए पैसिव इनकम निकाल सकते हैं। जब से मैंने अपना फायर वाला पार्ट मन में एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई पहुंच गया हूँ, पैसा मेरा बड़ा है, कम नहीं हुआ है, तो इसलिए इन चीज़ों को समझना जरूरी है। एक टर्म है हेनरी, यू आर अ हाई अर्नर बट यू हैव नॉट रिटायर्ड येट। ज्यादातर लोग फायर वाले जो बोलते हैं वो हेनरी हैं, पैसा अच्छा कमा रहे हैं, रिटायर होने की नहीं सोच सकते। दिस इज सच अ न्यू टर्म जो मैं पहली बार सुन रही हूँ। पॉपुलर नहीं है पर प्रैक्टिकल है। आप ये देखिए कि जितने लोग सीनियर लेवल पे या माइक्रोसॉफ्ट या ऐसी बड़ी कंपनीज में MNCs में है, सब लोग नियरली 2-2.5-3 लाख 4 लाख कमा रहे हैं, इफ नॉट मोर। हाई अर्नर हैं, हो सकता है कुछ करोड़ रुपए कमा भी चुके हो, पर पैसिव इनकम तो बनाई ही नहीं। किसी ने विला खरीद लिया, किसी ने घर खरीद लिया, गाड़ी बढ़िया चल रही है, नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट पैसिव इनकम नहीं है, तो रिटायर कैसे हो? ये वही है, एसेट रिच इनकम पुअर, वो वाली कैटेगरी। एसेट भी जो कि इलिक्विड है। जैसे अगर रियल एस्टेट में पैसा फंसा है तो इमीडिएटली आप सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मार्केट ही इन जनरल इलिक्विड होता है। मेरे साथ एग्जैक्टली हो अच्छा। चुका है। जब मैं पुणे में रहता था तो रहने के लिए एक किराए पे विला लिया था, बैल्कनी 420 स्क्वायर फीट की थी, इतना बड़ा घर था। ओ भाई, उस टाइम पे उसकी कॉस्ट थी 2 करोड़ रुपया। मैं बात कर रहा हूँ सन 2013-14 के आसपास की। ले लिया, वो बिल्डर ने बोला था कि जी POP हो चुका था दीवार पे, फर्श बनना बचा था सिर्फ, कि तो आपको 4-6 महीने में मिल जाएगा। 8 साल तक पोजीशन नहीं मिला। उस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस, इसका रियल एस्टेट का कुछ आया था, पैसा फंस गया, मैं हैदराबाद मूव हो गया ना, उस घर में कभी रहा, 8 महीने साल तक किस्त देता रहा,
अगर आप इंटरेस्ट वगैरह जोड़ो तो शायद मैंने उसमें कुछ पैसा कमाया नहीं जब बेचा, तो पैसा ब्लॉक हो गया, ना मैं उसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ईएमआई ऊपर से दे रहा हूँ बैंक को। हम्म। डर ये भी बैठा है पीछे कि बिल्डर बैंकरप्ट हो गया, एक्चुअल में प्रोजेक्ट किसी और बिल्डर ने कंप्लीट करके दिया, वो बिल्डर तो गायब हो गया, उसके पार्टनर ने कंप्लीट करके दिया, वरना करोड़ों रुपए डूब गया था। भाई ये तो अलग ही स्कैम लग रहा है। ये स्कैम बहुत लोगों ने आज की तारीख में, जिन्होंने रियल एस्टेट का लो साइकिल नहीं देखा है, उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा हो सकता है उनके साथ। बाय द वे एक चीज बता रहा हूँ कि पैसा इकट्ठा हो जाता है रियल एस्टेट में, बट जिस इंसान ने 8 साल के अंदर रियल एस्टेट में पैसा से डबल किया, 1 करोड़ का घर खरीदा 2 करोड़ का हो गया, इंक्लूडिंग ईएमआईज एक्सेट्रा सब कुछ मिला के, टेक्निकली हो गया, मैथमेटिकली हो गया, पर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगाएं, जैसे एग्जांपल उसमें आप टैक्सेशन की बात कर लें, इन्फ्लेशन की बात कर लें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें, आपने पैसा कहीं और इन्वेस्ट नहीं किया, तो लिटरली 8 साल में कुछ कमाया नहीं आपने, सिर्फ पैसा डबल वैल्यू में हो गया, आपने गंवाया नहीं। भैया आप देखिए ना, 8 साल में अगर डबल हुआ तो आपका रिटर्न तो 9-10% मुश्किल से हुआ। इससे ज़्यादा तो कोई भी स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड आपको दे देता है हर साल। एंड अगर हम पैसिव इनकम की बात करें तो वो कौन से एक्सपेंसेस को कवर कर सकता है एंड कैसे? सारे एक्सपेंसेस तो कर सकता है। घर के अंदर कुछ होते हैं फिक्स एक्सपेंसेस, जैसे कि किचन के एक्सपेंसेस हैं, मेड की सैलरी, ड्राइवर की सैलरी या कुक की सैलरी, टेलीकॉम एक्सपेंसेस, कुछ एक एडहॉक परचेजेस हो गए, बिजली का बिल, पानी का बिल, टिपिकल बिल यही होते हैं। फिर एक्सपेंसेस होते हैं जैसे एजुकेशन के एक्सपेंसेस, जो कि अगेन एक पॉइंट पे आकर रुक जाएंगे। अगर आप उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपने उनके लिए कुछ सोर्सेज बना दिए हैं, सोर्सेज जैसे एफडी हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, देयर इज अ फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एसडब्ल्यूपी, रेगुलर पैसा भी निकाल सकते हैं म्यूचुअल फंड से। अगर ढंग से प्लान करें तो म्यूचुअल फंड का पैसा कभी खत्म नहीं होगा। कैसे? इस बात में हम अग्री कर सकते हैं कि रफली म्यूचुअल फंड लॉन्ग रन के अंदर 14-15% रिटर्न देगा। 12% कंजर्वेटिवली लेट्स चलिए एक्सपेक्ट। 12% मान लेते ठीक है। हैं। अगर आप उसमें से 10% विड्रॉ कर रहे हैं, 2% छोड़ दे रहे हैं, जो बढ़ेगा, तो फंड टेक्निकली कभी खत्म नहीं होगा, बिकॉज 2% आप उसमें ऐड कर रहे हैं, वो री इन्वेस्ट होते जाएगा। तो आपने जितना म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया, थोड़ा कंज्यूम कर लिया, थोड़ा वापस डाल के बढ़ा दिया उसको, इन्फ्लेशन फाइट करने के लिए कुछ भी। अच्छा मेरा फॉर्मूला क्या है, अगर मान लीजिए आपको ₹1,00,000 का कैश फ्लो चाहिए, अगर आपने 1 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड बनाया, उसमें 20% एक्स्ट्रा डाल दीजिए टू फाइट ऑल दीज फॉल्स इन द मार्केट, या थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन फाइट करने के लिए इनिशियल कॉर्पस बढ़ा दीजिए, 1.2 CR डाल दीजिए, उसमें से 1% निकाल लीजिए, हर महीने 1 लाख निकाल लीजिए, 1.2 CR का पोर्टफोलियो है। अगर आप उसको 8-10 साल पे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो फंड बढ़ेगा, कम नहीं होगा। 4-5% आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड आप जो पैसा निकाल रहे हैं बढ़ा लीजिए, तब भी खत्म नहीं होगा। लेट्स से हमने पैसिव इनकम सोर्सेज को सेट कर लिया है, उनको क्या बार बार हमें रीबैलेंस या फिर छेड़ना पड़ता है कि एक बार सेट है तो बस भूल सकते हैं हम? यस एंड नो, मार्केट कंडीशंस चेंज होते हैं। जैसे एग्जांपल आज की तारीख में आप देख रहे हैं दुनिया जहान में इंटरेस्ट रेट थोड़ा नीचे आ रहे हैं। इंडिया में भी आरबीआई ने काफी सारे रेट्स कम करे हैं, यूएस में भी डोनाल्ड ट्रंप काफी फोर्स कर रहे हैं फेड चेयर वो इंटरेस्ट रेट कम करो। या वो तो जेरोम पावेल के पीछे ही पड़ा है। भाई उनका प्रॉब्लम क्या है कि इंटरेस्ट $4-5 ट्रिलियन उनका रिफाइनेंस के लिए पड़ा है, Yeah. इंटरेस्ट रेट हाई पे कैसे रिफाइनेंस कर ले। चले अमेरिका को छोड़ के इंडिया पे आते हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ जा रहे हैं, कितना नीचे रहेंगे मुझे नहीं पता। तो कहीं ना कहीं पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनका रिटर्न कम आएगा। जो लोग सीनियर सिटीजन एफडी पे डिपेंडेंट है, उनका महीने का इनकम कम हो जाएगा, उनका खर्चा तो कम नहीं होगा जो इन्फ्लेशन से बढ़ गया पीछे, थोड़ी रिबैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी। तो जब मैक्रोस चेंज होते हैं इकोनॉमी में तो इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा बहुत शफल करना पड़ता है। जैसे आज मैं बोलता हूँ कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं तो भाई एफडी बॉन्ड जिसको करने होते हैं आज कर लो, थोड़े 4-5 साल के लोग करते हैं, 1 या 2 साल के भी उसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, कई बार 5 साल वाले का 0.5% कम मिलता है। इक्विटी में भी आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं, जो इंटरेस्ट कम होने पे ज़्यादा होने पे ऊपर नीचे जाते हैं। क्रूड प्राइस वाले स्टॉक होते हैं जो ऊपर नीचे जाते हैं। क्वार्टर में एक बार कर लिया, 6 महीने में एक बार कर लिया, या इवेंट बेस कर लिया। गॉट इट। तो बिल्कुल ही हैंड्स ऑफ नहीं है, मे बी वंस अ क्वार्टर या वंस इन 6 मंथ्स आपको देखना पड़ेगा, बट नॉट कि लाइक डेली मॉनिटरिंग है ना, फोन को ही घूरते जा रहे हो। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप 6 महीने में भी एक बार खुद जानते हैं तो खुद कर लीजिए, वरना कोई एडवाइजर, कोई दोस्त हो या कोई फॉर्मल हो जिसको आपने हायर कर रखा है, उसको पैसा देने में कोई हर्जा नहीं है। परसों ही मैं पढ़ रही थी न्यूज़ में कि माइक्रोसॉफ्ट ने सेकेंड राउंड ऑफ ले ऑफ्स किए हैं, 9,000 लोगों की जॉब्स उड़ गई हैं स्ट्रेट अवे। तो इस जॉब अनसर्टनिटी के कॉन्टेक्स्ट में पैसिव इनकम क्या रोल प्ले करते हैं किसी के फ्यूचर को सिक्योर करने में? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पहले तो आप एक चीज़ समझिए कि एग्जैक्टली इस टाइम ले ऑफ में एक पैटर्न है। जब हम कॉलेज से निकलते हैं तो एक हमारा स्किल होता है, कंपनी ज्वाइन करते हैं, सैलरी होती है, कंपनी थोड़ा स्किल ग्रो करने में हेल्प करती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंडक्शन। 2-3 साल बाद इंडिपेंडेंट आपको काम एक्सपेक्ट करते हैं, आप काम करिए और उसके पैसे लीजिए। हम लोग सबसे नीचे सबसे बड़े साइज पे जो पिरामिड का बेस होता है सबसे बड़ा, उस पर ज्वाइन करते हैं। जो लोग अपनी काबिलियत प्रूव कर देते हैं या तो काम करके या कुछ सीख के, वो पिरामिड के अगले लेवल पे पहुंच जाते हैं, कुछ जल्दी कुछ देर से। ऊपर सीट्स कम होती जाती हैं, टॉप पे एक ही सीट होती है। जब बड़ी कंपनी है जिनमें लाखों लोग काम कर रहे हैं तो हर साल 5 से 10 हज़ार लोगों को, रिसेशन हो या ना हो, उनको वो वैसे भी निकालते हैं। उनको बोलते हैं कि भाई ये स्लोएस्ट मूवर्स हैं। ये वो थियोरी ऑफ एवोल्यूशन ही लग रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब आपने शुरू किया आप सिर्फ इंडिविजुअल हो,
फिर आपकी मैरिज हुई, फिर बच्चे हुए। अभी 40s में आपके ऊपर पेरेंट्स हैं, नीचे बच्चे हैं, साथ में स्पाउस है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, स्कूल कॉलेज हैं, स्कूल्स में पेरेंट टीचर मीटिंग में जाओगे, पेरेंट बीमार पड़ेंगे, आपकी भी बीमारी है, आपको वर्क टाइम ऑफ चाहिए ही चाहिए होता है। स्ट्रेस बहुत सारे और होते हैं, घर की ईएमआई, पैसा कम है। तो जो आदमी पहले 15-16 घंटे भी काम कर लेता था, आज वो वर्क लाइफ बैलेंस भी बोलता है। वो कहता है कि भाई मेरे पास समय नहीं है, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे हाफ डे चाहिए, मुझे पीटीएम में जाना है। तो कहीं ना कहीं पे जो कंट्रीब्यूशन आपका है उसमें कंस्ट्रेंट्स आने लगते हैं। कई बार आप क्रिटिकल टाइम पे अवेलेबल नहीं होगे, तो उस क्रिटिकल टाइम पे जब आप अवेलेबल नहीं हो मीटिंग के अंदर, कोई और अवेलेबल है, उसने अपना वैल्यू प्रपोजिशन दिखा दिया कंपनी को, तो कंपनी देखने लगेगी 2-3 बार हो गया तो यार ये आदमी तो इससे जूनियर है पर फिर भी कर लेता है, अच्छा बोलता है, रिप्लेस कर देते हैं। क्यों पैसा इतना खर्चना है? तो यहीं पे यही स्ट्रेस ऑब्वियसली लोग कैरी भी कर रहे हैं मिडिल एजेस में, जिसकी वजह से इतना बीमार होकर पड़ते हैं आजकल। पर एक पॉइंट पे आके हम लोग, स्पेशली जो सर्विस इकोनॉमी में है, वो लोग वैल्यू ऐड करना, एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना या सीखना बंद कर दे रहे हैं। कि अगर आपकी पैसिव इनकम है तो आपकी रिस्क एपेटाइट हाई है। जैसे अगर आपको जॉब छोड़नी है, आपको पता है कि आप इसमें वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो आपको आता है वो ये इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप जॉब छोड़ के दूसरी ज्वाइन कर सकते हो, या छोड़ दिया कि अभी 6 महीने नहीं करते, ब्रेक ले लेते हैं। लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते मेंटली, बिकॉज पैसिव इनकम नहीं है, तनख्वाह नहीं आएगी, रिजर्व को यूज़ करना पड़ेगा। वहीं पे आपके अगर मिनिमम खर्चे उठाने के लिए पैसिव इनकम है, मान लीजिए आपकी सैलरी 2 लाख है पर आपका खर्चा 50-60 हज़ार का है, तो अगर आपकी 50-60 हज़ार की पैसिव इनकम, आपको पता है कि भाई मेरे इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी बट मेरा खर्चा तो चल रहा है, आप रिस्क ले सकते हो, राइट। डरने की जरूरत नहीं है। एक और एलिमेंट होता है, जब आपके पास पैसिव इनकम होती है और आपकी एक्टिव इनकम आ रही है, तो खर्चा तो आपका पैसिव इनकम से काफ़ी सारा निकल गया, तो आपकी एक्टिव इनकम बच ज़्यादा जाती है, जो आपका कैश इन हैंड है, नेट आफ्टर एक्सपेंसेस, वो बढ़ गया। तो एक फॉर्मूला है, अगर आपने किताब पढ़ी हो रिच डैड पुअर डैड की, और रॉबर्ट हाँ, कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी, तो उन्होंने एक चीज़ क्या बोली कि इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स इज एक्सपेंसेस। या पहले इन्वेस्ट करो फिर खर्चे हम लोग करो। यूजुअली इन्वेस्टमेंट, इनकम माइनस एक्सपेंस करके बच गया कुछ तो इन्वेस्ट कर लेंगे। वो हाँ एग्जैक्टली। कल अगर मान लीजिए मार्केट मंडे को 20% गिर जाए, ज़्यादातर लोग दुखी होंगे, परेशान होंगे, और उनके पास पूछे इस क्रैश में पैसे हैं डालने के लिए, पैसे तो नहीं है। मार्केट जिस दिन अपॉर्चुनिटी देती है उस दिन पैसा नहीं होता। राइट, काफी आयरॉनिक बट ट्रू। 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट आया था, उस दिन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसे स्टॉक 25% डाउन थे। एक दिन में 20% का सर्किट है, 5% सर्किट रिवाइज हो गया, 25% डाउन थे। रिलायंस इंडस्ट्री भी आई थिंक 16-17% डाउन था। HDFC बैंक 10% से ऊपर आया, डाउन था, क्रैश था मार्केट में। इंडेक्स 8.5% डाउन था, लग रहा था 10% का सर्किट मारेगा। लोगों के हाथ में पैसा नहीं था, कन्विक्शन नहीं था, वो अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आई। उस टाइम पे आपके पास फायर पावर होता है ताकि आप मार्केट में फिर एंट्री मार एक सकते तो होता है गन पाउडर फायर पावर, जो आप उसमें झोंकोगे आग में। दूसरा है कि अगर वो पैसा बैठ गया, मतलब साल भर तक बढ़ा नहीं, फंस गया, तब क्या करोगे? सैलरी है, पैसिव इनकम है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब ये बेसिकली आपके जो पाई बनाते हैं पोर्टफोलियो का, उसमें अलग अलग पोर्शंस होते हैं। जैसे आपका ग्रोथ का एक अलग पाई का हिस्सा होता है जिसमें आप इक्विटी मान सकते हैं, मैं उसमें प्री IPO भी रखता हूँ। तो इक्विटी है, म्यूचुअल फंड्स हैं ग्रोथ वाले, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप के हैं। बैलेंस फंड थोड़े से डिफेंसिव हो जाएंगे, तो वो आप पैसिव की तरफ भी भेज सकते हो, पैसिव इनकम की तरफ। तो आपका एक ग्रोथ पाई हो गया, एक हो गया स्टेबलाइजेशन का पाई, जिसमें आप गोल्ड सिल्वर को रख सकते हो। गोल्ड सिल्वर आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट में भी है, आज नियरली 1 लाख का है। 54,000 में मैंने बोला 75,000 जाएगा, कोई नहीं माना। फिर 75,000 में मैंने बोला कि ये 1 लाख जाएगा, तब भी कोई नहीं माना। उसके बाद बीच में लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने ड्यूटी कट करी थी 7-8% कुछ, तब गोल्ड गिर गया था, तब किसी ने नहीं खरीदा। अगर वो ड्यूटी कटनी होती तो आज गोल्ड 1.10 का था रफली। अभी मैं 1.5 लाख लगता है मुझे जाएगा 1-1.5 साल में। अभी लोग कहते पागल है 1.5 लाख, कौन खरीदेगा 1.5 लाख। ऐसे एक है आपका रिस्क वाला पोर्शन आता है, जिसमें स्मॉल कैप्स हो सकते हैं, स्मॉल कैप फंड्स भी होते हैं, स्टॉक्स भी होते हैं। फिर कहीं पे रियल एस्टेट भी एक पाई में डाल सकते हैं आप, जो कि स्लोली मूव करता है, बट अगर आप 20-25 साल रखेंगे तो कंपाउंड कर जाएगा। एक्चुअली दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑडियंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका पोर्टफोलियो का साइज कितना है एंड उसका परसेंटेज वाइज ब्रेकअप कितना है? जैसे मैंने आपको पैसिव इनकम बताया था कि काफ़ी सारी पैसिव इनकम बॉन्ड से, FD से आती है। सो बॉन्ड अप्रॉक्सीमेटली मेरे पोर्टफोलियो में भी 20% हिस्सा है। दिस विल कीप ऑन गोइंग अप। मेरी एज 50 क्रॉस कर रही है, जैसे मैंने पहले बताया था, तो मेरी रिस्क एपेटाइट मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ। ये नहीं कि मुझे इक्विटी में प्रॉब्लम है, बट मुझे पहाड़ उतना बड़ा चाहिए नहीं। बॉन्ड में NBFC बॉन्ड लेता हूँ टिपिकली, जिनका रेट प्री टैक्स अराउंड 11% एवरेज रहता है। FDs बहुत लोग आजकल पसंद नहीं करते हैं, पर मैं करता हूँ। FDs तकरीबन होंगी मेरे पास में 15 से 20% FDs भी होंगी, ठीक है, बट FDs को मैं लिवरेज के लिए यूज करता हूँ OD के थ्रू। तीसरा पार्ट है गोल्ड। गोल्ड अगेन अराउंड 10-15% तो होगा। गोल्ड सिल्वर, गोल्ड चेंज होता रहता है। आज मेरी एक्सपेक्टेशन है गोल्ड बढ़ने की, मुझे अभी भी लगता है गोल्ड 1.5 लाख जाएगा।
1 साल में जाएगा, 6 महीने में जाएगा, 2 साल में जाएगा, उतना मुझे नहीं पता। तकरीबन ये हो गया 40-45% हिस्सा। 35 हो गया। कुछ पैसा अभी भी पीएफ में है, वाइफ ने अभी तक विड्रॉ नहीं किया है। 50-55 के आसपास पहुंच जाएगा इतने में, थोड़ा मिसलिनियस मान लीजिए। बाकी वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्विटी में है। इक्विटी के वेरियस फॉर्म इसलिए बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं, मैंने इक्विटी से शुरू किया था। ओके। तो तकरीबन 15 साल इक्विटी में रहने के बाद में अब मुझे लगता है कि शायद म्यूचुअल फंड वालों के पास में मुझसे ज़्यादा न्यूज़ अपडेटेड रहती है। कई बार मुझे पता नहीं चलता है, जैसे कल आपने देखा हो तो कुछ एक स्टॉक्स जब जेन स्ट्रीट को बैन किया तो जेन धम से स्ट्रीट गिर वाला। गए। अब नोवामा कंपनी में कोई प्रॉब्लम ऐसा तो है नहीं, बट इंडिविजुअल गिर गया, बीएससी गिर गया। तो ये सब चीज़ें मुझे तो पता नहीं लगेंगी, म्यूचुअल फंड वालों को शायद मुझसे पहले पता लग जाएंगी। तो अब मैं म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ्स की तरफ जा रहा हूँ। डायरेक्ट इक्विटी में ज़्यादा रहता है, कुछ ट्रेडिंग में, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। मैंने डीमैट अकाउंट सेपरेट कर रखे हैं कि ये डीमैट अकाउंट लॉन्ग टर्म के लिए, वरना बहुत कन्फ्यूजन आता है। जब आपको पैसे में प्रॉफिट दिखता है ना, तो लगता है बेच दो। तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए एक डीमैट अकाउंट अलग किया हुआ है, और मेरे अकाउंट और वाइफ के अकाउंट्स अलग अलग रहते हैं। हर पोर्टफोलियो इज मोर टुवर्ड्स पैसिव इनकम, तो घर वही चलाती हैं। तो इक्विटी में भी डिविडेंड वाले टेंडेंसीज की वो रख लें। तो दोनों की थीम अलग अलग रहती है। मेरी एग्रेसिव ग्रोथ की ज़्यादा रहती है, जैसे प्री आईपीओज में अपने पास रखता हूँ। प्री आईपीओ जैसे भी आपने एचडीबी फाइनेंशियल देखा होगा, लाइव गया था, करेक्ट। तो मेरे उसके प्री आईपीओ शेयर्स थे जो कि रफली 550-600 के दाम पे थे। मेरे पास अभी भी एनएससी के शेयर्स प्री आईपीओ में रखे हुए हैं, तो उसकी खरीद रफली शायद 1200-1300 रुपये, भी ग्रे मार्केट में 2300-2400 चल रहा है दाम। टाटा टेक्नोलॉजीज था मेरे पास में, इक्सिगो था मेरे पास में, और भी काफ़ी सारे हैं। तो रिस्क वाले पोर्टफोलियो काफ़ी सारे प्री आईपीओ मेरे पास रहते हैं। कुछ एक और स्मॉल कैप मिड कैप टाइप हैं, वो मेरे पास रहते हैं। जैसे मैं माइक्रो फाइनेंस में काम किया है, वो डूबी पड़ी इंडस्ट्री है, उसमें पैसा मैंने लगाया था अपना, डूब गया काफ़ी सारा, वो ठीक है। तो जो बचा हुआ 45% या 50% आप मान लीजिए, वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्विटी विद वेरियस रिस्क लेवल्स, अलग अलग रिस्क लेवल्स, जैसे लो रिस्क या हाई रिस्क या बिल्कुल स्पेक्युलेटिव भी कह सकते हैं। इसी 50 में मेरी ट्रेडिंग कैपिटल भी है, जो कि लिमिटेड है। एंड लाइक आई सेड, उसका डीमैट अकाउंट अलग है, जिससे कि मैं पैसे का ट्रैक कर पाऊँ। ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आप ध्यान ना रखें तो आप कैपिटल टिपिकली लिमिट करके खेलना चाहिए। जैसे मेरा एक मानना है कि जो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल जिस आप खेल रहे हैं, एक ट्रेड में 1% से ऊपर का नुकसान आइडियली नहीं होना चाहिए, 2% हो जाएगा। काफ़ी लोग 20-30%, 40%, 50% तक लूज कर जाते हैं, ट्रेडिंग कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। वो तरीका ही गलत है। तो ट्रेडिंग कैपिटल मिला जुला के बाकी सब पोर्टफोलियो सब कुछ मिला के रफली 50% जाएगा। बॉन्ड से और एफडी, मैक्सिमम लोग एफडी आजकल अवॉइड करते हैं, क्योंकि इतने लोगों ने इंटरनेट पे बोल दिया कि एफडी में आप पैसा लूज करते हैं। यस, आप लूज करते हैं, अग्रीड कि इट इज नॉट एन अग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट। एफडी को आप स्मार्टली यूज करें तो एफडी पे आप ओडी ले सकते हैं। मैंने आपको 4 जून का एग्जांपल लिया था। 4 जून को मेरे कोई बैंक में खुला पैसा थोड़ी पड़ा रहता है, ओडी से पैसा विड्रॉ मारा और झोंक दिया मार्केट में। एक दिन में 20% कमाया था। ओ माय गॉड, क्रेजी। पैसा कहाँ से लाओगे उस टाइम पे? लिक्विड कैश रखोगे तो उस पर आप 2.5 या 3% ब्याज ले रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं है। एफडी तोड़ोगे तो उस पर पेनल्टी लगेगी। तो मैं रखता हूँ एफडी में, एफडी पे ओडी ले ली, ओडी पे 1% का मैंने स्पेशल एक रिबेट ले रखा है। मैक्सिमम लोगों को 2% में मिलता है, यानी एफडी 7% के तो आप 8% पर एनम पे विड्रॉ कर सकते हो। मैंने कितने टाइम के लिए लिया? एक दिन के लिए पैसा। 8% पर एनम का 1% मैंने दे दिया बैंक को, एक दिन का पैसा ब्याज ले लो, उस पर 20% कमा लिया। जीत तो फिर भी आप ही रहे हो। एफडी के ऊपर मेरी इनकम रेगुलर आ रही है। एफडी बॉन्ड में दिक्कत सिर्फ इतनी है कि वो मैक्सिमम टैक्स रेट पे है, 33% टैक्स देना होता है। मेरी सैलरी नहीं है, वाइफ की सैलरी नहीं है, तो हम सब लोगों को 12 लाख का तो एग्जाम्पशन मिल जाता है गवर्नमेंट से। भाई डॉक्टर की भी सैलरी चालू नहीं हुई है, तो हम सबकी जो एफडी बॉन्ड की इनकम है उससे 12 लाख का तो एग्जाम्पशन नहीं, बजट के हिसाब से वैसे ही मिल रहा है हमको। तो फैमिली में आपके 3-4 मेंबर अगर ऐसे हैं जिनके पास में सैलरी इनकम नहीं है, तो 12 इंटू मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना तो आपको टैक्स बेनिफिट वैसे ही मिल जाता है। करेक्ट, 48 हो गया। वो एलटीसीजी एसटीजी इसमें काउंट नहीं होते, वो अलग हेड्स हैं इनकम टैक्स में। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप थोड़ा बहुत इनकम टैक्स को समझते हैं और यूज़ करते हैं तो इतने बुरे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। बॉन्ड से और एफडी से नियरली पैसा इतना आ जाता है कि पैसिव इनकम ज़्यादा ही आ जाता है, विच इज बच जाता है जो उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बॉन्ड्स एक पार्ट हो गया पोर्टफोलियो का, बाकी आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो? बाकी मैं और वाइफ स्विंग ट्रेड से लेकर इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी करते हैं, जिसमें ठीक ठाक पैसा आ जाता है। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैक्सिमम लोग इनिशियली कम कैपिटल पे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की उम्मीद रखते हैं। जैसे 2 लाख का ट्रेड लेंगे, उसमें 20-25 हज़ार कमाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई शेयर बता दो जो कि 10% बढ़ जाए एक महीने में। एज यू ग्रो वाइजर, और जैसे पैसा थोड़ा आप कैपिटल बढ़ा सकते हो, तो आप 4-5% में खुश हो जाते हो कि अगर एक महीने में 4% की ट्रेड मिल गई, बहुत बड़ी बात है। आप उसको अगर हर महीने कर रहे हो तो 48% कोई किसी को मिलता नहीं है। तो कैपिटल थोड़ी बढ़ा दी, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें लॉस भी हो जाता है कई बार, और इवेंचुअली अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक ठाक पैसा उससे आ जाता है। वो डे ट्रेडिंग नहीं है,
डे ट्रेडिंग में कभी कभार टाइम होता है तो कर लेता हूँ। मेरी एक स्पेशलिटी क्या है कि मैं 3 महीने 6 महीने आगे देखता हूँ। तो व्हाट अबाउट रियल एस्टेट, वो पुणे वाला हाउस यू हैड मेंशन्ड? रियल एस्टेट में मेरा एक्सपोजर अच्छा खासा था। कुछ एनसीआर में एक प्लॉट था, एक पुणे का घर था, एक फ्लैट था इंदिरापुरम में, 2 थे रादर, वो सब के सब निकाल दिए ओवर टाइम। ओके। 2 सर्विस अपार्टमेंट खरीदे थे ताज एक्सप्रेस वे पे। ताज एक्सप्रेस बन रहा था उस टाइम में, मायावती चीफ मिनिस्टर थी। ताज एक्सप्रेस वे वॉज द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी एट दैट टाइम। वहाँ पे 2 सर्विस अपार्टमेंट खरीदे थे। बिल्डर 6-8 साल से जेल में है, मैंने उसको राइट ऑफ कर दिया है, मैं फॉलो भी नहीं करता। दैट ओके। वाज माय लास्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉब्ली रियल एस्टेट की। खरीदने के लिए घर शायद अपग्रेड कभी कर लूँ, पर रियल एस्टेट में लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। गलत भी नहीं बोलूँगा मैं, पर ना मुझे उसमें रेंटल यील्ड है वो समझ में आता है, ना मुझे एप्रिसिएशन समझ में आता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो मैं रियल एस्टेट से थोड़ा दूर रहता हूँ। मैंने निकाल दिया, रखा था, थॉट मेरा अच्छा था, पर मैंने रियल एस्टेट में पैसा कमाया नहीं। एंड इस पोर्टफोलियो से आप कितना पैसिव इनकम जनरेट कर पाते हो? मेरा प्रॉब्ली एक्सपेंस, एंड आई बिलीव इन गुड लाइफ, तो 1.5 से 2 लाख का एक्सपेंस होगा महीने का। बच्चों के एजुकेशन और मैं इसमें नहीं गिनता, उनके लिए मैंने अलग से डिपॉजिट्स कर रखे हैं। ठीक है। मैक्सिमम ये सारा का सारा पैसिव कैश फ्लो से निकल जाता है, कुछ बच ही जाता है। मोस्टली एफडी बॉन्ड्स और कुछ डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैं। ओके। बाकी प्री आईपीओ से भी डिविडेंड आता है, जैसे एनएससी के स्टॉक से अच्छा खासा डिविडेंड आता है। लास्ट ईयर 20,000 रुपये का डिविडेंड से एनएससी के स्टॉक से आया था, जैसे एग्जांपल। तो ऐसे कुछ बीज बो रखे हैं अलग अलग तरह से, तो कुछ ना कुछ फसल कटती रहती है वहाँ से। अगर आपने बॉन्ड्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रखा है, तो लिटरली आपके पास हर 2 दिन 3 दिन में एक क्रेडिट का मैसेज आ जाता है। ओके। एफडी का तो महीने के एंड पे आता है, जैसे फिक्स्ड है। हम्म। तो मैं एफडी में भी मैं महीने का महीना पैसा लेता हूँ। मुझे एनुअल नहीं चाहिए, मैं महीने का महीना लेता हूँ, उससे डिस्क्रिप्शन मेरा आ जाता है। होता क्या ना, आप एनुअल लेते हैं आपके हाथ में पैसा नहीं होता, अपॉर्चुनिटी आई, पैसा नहीं है। जब महीने का आ रहा है आपके हाथ में आ गया, तो आपका मन है आप उसे एफडी करिए, बॉन्ड में डालिए, गोल्ड में डालिए, जो उस दिन अपॉर्चुनिटी है, जो चीज़ मार्केट में अच्छे दाम पे अवेलेबल है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके हाथ में लिक्विडिटी है तो। एंड अपने पैसिव इनकम से आपने सबसे बड़ा स्पेंड कौन सा किया है? 2 साल पहले रफली हम लोगों ने एक इंटरनेशनल ट्रिप दुबई का लिया था, तो वो पूरा पैसिव इनकम से था उस फंडेड। कुछ उसमें इक्विटी रिटर्न था, कुछ एक्यूमुलेटेड बॉन्ड रिटर्न था। उस ट्रिप का कॉस्ट कितना था? तकरीबन 6 लाख के आसपास था। 6 लाख का ट्रिप इंटायरली थ्रू पैसिव इनकम? टोटली पैसिव इनकम से था। इक्विटी का एक ट्रेड था जो कि तकरीबन साल भर रखा होगा। वो एक ट्रेड है जो कि शायद मेरे लाइफ का मैक्सिमम रिटर्न रहा होगा। एक ट्रेड में शायद 12-13 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया था। एंड हम इस लेवल तक कैसे पहुंच सकते हैं कि पूरा एक दुबई का ट्रिप पैसिव इनकम से फाइनेंस करे? यू विल से आई वांट टू गेट रिच, मतलब कि कुछ ऐसा हो जाए कि रातों रात पैसा आ जाए। नॉट ट्राइंग टू से इन रॉन्ग वे। आप उसको रिवर्स कैलकुलेट करिए। मान लीजिए मैं अगर आज 40 का होता और मुझे 50 का बीज बोना है कि भी एट द एज ऑफ 50 मुझे फाइनेंशियली रिटायर होना है, तो मैं कहता हूँ रिवर्स कैलकुलेट करो। आपको आज चाहिए मान लीजिए 2 लाख रुपया महीना, उसको आप इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके बोलिए कि वो तब कितना हो जाएगा, मान लीजिए 3 लाख हो जाएगा। तो आपको तब 3 लाख चाहिए, उसको रिवर्स कैलकुलेट करिए कि अब आपको क्या क्या बीज बोने जो उस टाइम पे जाके आपको 3 लाख देंगे। ओवरनाइट नहीं आएगा। इक्विटी जैसे आप अगर डिविडेंड यील्ड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो डिविडेंड यील्ड में हर कंपनी का एक पे आउट रेशो होता है, जैसे 20%, 30%, 50%। आपका जो अर्निंग होगा, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, उसका कुछ परसेंट वो शेयर होल्डर्स को एज अ रिटर्न दे देते हैं, राइट। तो डिविडेंड यील्ड का ये कॉन्सेप्ट है कि आपको पे आउट रेशो के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। मैक्सिमम कंपनी आप उठाओ तो अपील नहीं करेंगे डिविडेंड यील्ड के लिए, अरे तो 1-1.5% डिविडेंड यील्ड देता है। मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं। भाई वो ईपीएस इस रेट पे ग्रो कर रहा है, पे आउट रेशो तो सेम रहेगा। 4 साल 5 साल बाद तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में 5-6% दे रहा होगा, प्लस ग्रो कर रहा है, राइट। तो अगर आपको डिविडेंड यील्ड में बिलीव करना है, तो आपको बीज आज बोएंगे तो 5 साल बाद फल मिलेगा उसका। अभी पीएफसी आरईसी टाइप के शेयर जैसे ग्रो ज़्यादा शायद ना कर रहे हो, बट वो पैंडेमिक टाइम पे जो उनका रिटर्न था तब शायद 10-11% था, आज 2.5-3% रह गया। ईपीएस ग्रो कर गया है। जिन लोगों ने तब खरीदा था, मैंने खरीदा था, मैंने बेच दिया, मेरी मूर्खता है, बेच दिया, वरना मेरा आज उस पर डिविडेंड यील्ड 20% होता। मैंने बेच दिया, मैंने कहा दोबारा खरीद लूंगा, मौका ही नहीं लगा, शेयर 4 गुना हो गया और डिविडेंड यील्ड रह गया 3%। एंड आज की डेट पे आपके इंश्योरेंस का कवर कितना है? इंश्योरेंस का तो कॉन्सेप्ट लोग समझते नहीं है। इंश्योरेंस अर्निंग मेंबर की होनी चाहिए। मेरा कवर रफली 6 करोड़ के आसपास का है। 6 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस का, 4% नॉर्मल का, एक्सीडेंटल हो तो 2 करोड़ एडिशनल। एंड अपनी एक्टिव इनकम का कितना परसेंटेज आप इंश्योरेंस कवर पे स्पेंड करते हो? मेरी तकरीबन एक तनख्वाह से थोड़ा कम इंश्योरेंस में जा रही है। अगर मैं हेल्थ केयर और डाल दूँ, उसका हेल्थ इंश्योरेंस डाल दूँ, तो नियरली एक तनख्वाह सिर्फ इंश्योरेंस में जाती है, इतनी ले रखी है। पर क्या मुझे ज़िंदगी भर चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, वो मैं रखूँगा। लाइफ इंश्योरेंस तब तक चाहिए जब तक जो प्राइमरी अर्निंग मेंबर है उसकी सैलरी पे आपकी डिपेंडेंसी है, एक्टिव इनकम पे डिपेंडेंसी है।
जिस दिन एक्टिव इनकम की डिपेंडेंसी खत्म होगी उस दिन आपको इंश्योरेंस नहीं चाहिए। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। पैसिव इनकम से मैं उसको पे करता हूँ। एश्योर्ड इनकम है तो आप मे भी डाल सकते हो कि फ्यूचर में इतना आएगा एश्योर्ड वैल्यू को, दैट इज गोइंग टू बी वेरी लेस कंपेयर टू जो आपको बाकी इंस्ट्रूमेंट से मिल जाएगा। ये मैं 100% बोल रहा हूँ। दैट्स द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक कि अगर किसी के पास पैसिव इनकम है देन इंश्योरेंस की ज़रूरत शायद ना हो, जैसे बिल्कुल आपने नहीं। कहा, बिकॉज इनकम रिप्लेसमेंट का स्कोप ही नहीं है ना। सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस कब चाहिए होती है? जब आपकी फैमिली आप पे डिपेंड है, जैसे आप 30 इयर्स के हो और आपका पेरेंट्स रिटायर्ड है, आपकी पूरी फैमिली आप चला रहे हो। आपके पेरेंट्स, उनकी हेल्थ केयर, स्पाउस, बच्चे, बच्चों की फ्यूचर एजुकेशन टिल कॉलेज ग्रेजुएशन, सबसे ज़्यादा लंबा सफ़र आपको तब तय करना होता है व्हेन द किड इज जस्ट बॉर्न। लिविंग एक्सपेंसेस पहले 5 साल के नर्सरी केजी के से लेकर 12वीं तक, आज की तारीख में मेट्रो सिटीज़ में, यू लिव इन बैंगलोर राइट? तो बैंगलोर। बैंगलोर में एक रीजनेबल स्कूल 4 से 5 लाख रुपए साल का मिनिमम होगा। ज़्यादा वाले बहुत होंगे, इससे कम वाले कम होंगे। ओके। हैदराबाद में अच्छे स्कूल भी मेरी जो बेटी स्कूल में आती है उसमें करीब 6-7 लाख की फीस है साल की। पर 2 बच्चे हैं तो लगा लो अब कितना जाएगा, महीने का 70-80 हज़ार तो उसी में जा रहा है। इंश्योरेंस चाहिए। इफ द मेन अर्निंग मेंबर डाइज, उसका स्पाउस कहाँ से बच्चे को पढ़ाएगा? क्या लेवल करा देगा, गवर्नमेंट स्कूल में भेजेगा? कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड एजुकेशन एक्सपेंस है, हेल्थ केयर है, लिविंग एक्सपेंस है, सब लगा लो कितना चाहिए? कम से कम 10 से 20 साल का सस्टेनेंस चाहिए एट द एज ऑफ 30। एंड आपका प्रिफर्ड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम कौन सा है? चेंज होता रहता है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। जैसे अगर मैं पेंडेमिक में वापस जाना चाहूँ, नहीं जाना चाहूँगा पर अगर गया तो आई वुड बाय ट्रक लोड्स ऑफ डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। कचरे के दाम पे बिक रहे थे जितने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के स्टॉक्स हैं, आईओसी के, और ये कंपनियां यूजुअली 8-10 साल तक तो मुझे बंद होती नहीं दिखती। आरईसी, पीएफसी, कोल इंडिया, जितने आप पीएसयू कोई सा उठा लो, आज की तारीख में सबके सब इन एक्सेस ऑफ 10% डिविडेंड यील्ड दे रहे होते हैं। मैंने तब खरीदे भी थे। एक इंडियन बैंक का स्टॉक है, आज 5% डिविडेंड देता है। मैंने उस टाइम पे 40,000 शेयर खरीदे थे उसके। उस टाइम पे उसका दाम शायद था 70-80 रुपया। मैंने 120-130 में बेच दिया। आज वो शेयर ही 500 रुपए का है। ओह गॉड। मैं उसी शेयर में रिटायर हो गया होता। आज बॉन्ड यील्ड्स 12% के आसपास है और नीचे गिरने वाला है रेट। बॉन्ड्स के, एनबीएफसीज के शायद ना गिरे, स्पेशली बिकॉज डेट फंड्स को गवर्नमेंट ने 30% पे टैक्सेबल बना दिया है। 2 साल पहले चेंज आया था इनकम टैक्स में। डेट फंड्स पहले टैक्सेबल, शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट शायद म्यूचुअल फंड के तरह टैक्स होते थे। 2 साल पहले जो आपके डेट फंड्स टाइप है उन पे नॉर्मल टैक्स कर दिया है। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि बॉन्ड यील्ड्स इतनी ज़्यादा गिरेंगी हिंदुस्तान में। तो मैं भी कोशिश करके बॉन्ड्स में डाल रहा हूँ। मेरे पास 10 साल वाले बॉन्ड भी हैं, मेरे पास 6 महीने वाले बॉन्ड्स भी हैं, और मेरे पास 5 साल वाले बॉन्ड्स भी हैं। सारे हैं, हर तरह की वैरायटी है। इसी जो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है गवर्नमेंट को पसंद कम आते हैं, जैसे बीच में वो बीएनपीएल कार्ड्स आए थे, बहुत चले थे, पर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो उस तरह के बिजनेसेस वाले बॉन्ड्स मैं नहीं लूंगा जिसमें मुझे लगता है गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं देख के खरीदता हूँ। एक बॉन्ड में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेता, जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है कंपनी की, या मैं पर्सनली, मेरे रिलेशनशिप अच्छी है वहाँ पर, उनके मैं डाल देता हूँ। एंड जो पैसे आप पैसिव इनकम के थ्रू कमा रहे हो, उसकी टैक्स की प्लानिंग आप कैसे करते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज 2 एलिमेंट हैं इसके। एक तो मैक्सिमम लोग पूरी जिंदगी टैक्स बचाने में बता देते हैं। मैं चाहता हूँ मैं फाइनेंस मिनिस्टर को साल का 1 करोड़ रुपए का टैक्स दूँ। सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, भाई 1 करोड़ का टैक्स दूंगा तो 4-5 करोड़ की इनकम भी तो होगी। सो कमाना नहीं छोड़ दोगे आप टैक्स बचाने के लिए, टैक्स दो। विद इन दैट आप इंस्ट्रूमेंट चूज कर सकते हो। जैसे LTCG 12.5% है, मुझे पूरी उम्मीद अगले बजट में 15 हो जाएगा, मैं प्रिपेयर्ड हूँ उसके लिए। STCG 20 है, हो सकता है 30 की तरफ जाए। जैसे FD और मैंने बॉन्ड बताया था, अगर मैं उनको एक पॉइंट के बियॉन्ड लेके जाऊंगा तो 33% टैक्स है, सारे सेस लगा लोगों के। तो जस्ट दैट पॉइंट के पहले आप रहते हो क्या? सो दैट आपको टैक्स इतना मैं दिमाग नहीं लगाता फ्रेंकली। okay. जो आउटकम मैं दे देता हूँ, बट ये सेंसिटिव रहता हूँ कि सारा पैसा FD बॉन्ड में भी नहीं डालूंगा, वरना टैक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। LTCG, STCG आज की तारीख में अलग सेक्शंस हैं, उनको बढ़ा लो। जितनी इनकम, अगर मेरी पैसिव इनकम जैसे आज ठीक ठाक आ रही है, तो अब मुझे उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेंटेन कर सकता हूँ। जो टैक्स आएगा दे दूंगा कि मैडम FM प्लीज दिस इज योर मनी, टेक इट। एक पॉइंट के बियॉन्ड ना आप टैक्स बचा सकते, ना आप सेविंग कर सकते। आपकी अर्निंग का पोटेंशियल अनलिमिटेड है। मैक्सिमम एनर्जी अर्निंग में या अर्निंग की कैपेबिलिटी बढ़ाने में लगाइए। अगर आपको रिटायर होना है, गोल 50 का है, तो 45 पे SWP बनाना शुरू करिए धीरे धीरे। 5 साल में एवरेज आउट हो जाएगा सारे, कुछ एक पीक्स एंड ट्रफ्स उसमें एवरेज आउट हो जाएंगे। जब आप रिटायर हुए तब पीक होना चाहिए, उसके बाद SWP डाल दो। तो करंटली पैसिव इनकम के थ्रू आप 1.5-2 लाख के महीने के खर्चे कवर कर पाते हैं। आई रिमेंबर यू मेंशनिंग कि डॉटर के लिए भी आपने काफ़ी पैसे सेव किए यूजिंग दिस पैसिव इनकम का प्रैक्टिस, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरी एक डेफिनेशन है जनरेशनल वेल्थ की, कि आपका बच्चा जीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहिए अगर आपने लाइफ में कोई अच्छा किया है तो।
काफ़ी लोगों की फिलॉसफी है कि बच्चा अपने आप करेगा, एजुकेशन लोन लेके पढ़ रहा है, उसका लोन दे देगा, और जीरो से मतलब वही सैलरी, जैसे मैंने शुरू किया था, मेरी 15,000 सैलरी थी जब लाइफ शुरू करी थी। फर्स्ट सैलरी वॉज 15,000 मंथ। अभी शायद वो 30-35 हज़ार हो होगी, पर उसमें लिविंग एक्सपेंस भी नहीं निकलते हैं बच्चों के आजकल, वो घर से ही लेते हैं पैसा। तो मैक्सिमम बच्चे जिनके पेरेंट्स एफ्लुएंट हैं वो भी वहीं से शुरू करते हैं। मेरा थॉट क्या है कि अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है, आप कमा चुके हो, तो रादर देन गिविंग दैट मनी टू देम व्हेन यू डाई एट द एज ऑफ 80, उनको एक हेड स्टार्ट दे दो। आप बच्चों को गिफ्ट दे दीजिए और बोलिए कि बेटा ये पैसा तेरा है, उसको वो इन्वेस्ट कर दें या उसमें अपनी पैसिव इनकम बना लें एट द एज ऑफ वॉट एवर, एज लॉन्ग एज लीगल एज है, पैन नंबर है, इनकम टैक्स के रूल फॉलो कर रहे हैं, अगर टैक्सेबल इनकम बनी है, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अपने सीए को कंसल्ट कर लीजिए कि लीगल है तरीका। बच्चे को पैसा दीजिए, उससे वापस मत लीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम तब होगी जब वो देखेंगे आपने इसको टैक्स सेविंग की तरह यूज किया, कि आपने बच्चे के नाम से इन्वेस्ट करके पैसा ले लिया। वो नहीं करना, बच्चे को गिफ्ट कर दीजिए, गिफ्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। एक तो जो चीज़ हम 35-40 में जाके शायद सीखते हैं या जिंदगी में नहीं सीखते हैं, बच्चा 20-25 साल की एज से सीखेगा। मार्केट के अप डाउन है, पैसा डूब गया, निकल गया, फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप के बिल पापा का नहीं आएगा, मेरा आएगा। जब अपनी जेब से पैसा देते हो ना, जब बिल खुद पे करते हो, थोड़ा सा तो चुभता है। अगर एक बच्चे के पास में 1 करोड़ रुपए की वेल्थ उसको इनहेरिट करके मिल गई, इनहेरिटेंस या गिफ्ट की तरह मिल गई, नाना नानी से, दादा दादी से, पापा मम्मी से, जैसे भी मिल गई, वो वापस नहीं लेंगे, उनकी है। अगर उस पैसे से उनको 1 लाख रुपए का कैश फ्लो आना शुरू हो गया फॉर लाइफ, जो मेरा फॉर्मूला है खुजता वो गलत हो फॉर्मूला, पर वो पैसा कभी कम नहीं पड़ेगा, जीरो नहीं जाएगा, और हर साल 5% इन्फ्लेशन पे बढ़ जाएगा, 1.2 CR से 1 लाख। तो अब सोचिए बच्चे को क्या हेड स्टार्ट मिला लाइफ में। या आई मीन उनकी लाइफ की पहली इनकम तो यही हो गई। और फिर एनी केस अगर आप नहीं भी करोगे तो आप वो एक्सपेंस बच्चे पे आप अपने पास खुद करोगे, ऐसे तो नहीं वो पैसा बच गया, राइट। वो पैसा आपने अपने पास इन्वेस्टमेंट में रख लिया, आपने एफडी में या इक्विटी में रखा है, बच्चे का खर्चा तो फिर भी रहेगा। क्रेडिट कार्ड का बिल आपके नाम पे आएगा, आपने एड ऑन कार्ड बनवा रखा है या उनके नाम पे कार्ड है, उससे क्या। एक फर्क और क्या होता है, बच्चा अगर 18-20 साल की उम्र से क्रेडिट कार्ड यूज करना फॉर एग्जाम्पल शुरू कर दे, तो जब तक वो कुछ बिजनेस करने लायक होगी एज 25-26, तब तक क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगी। राइट। कितने लोग सोचते हैं इस बारे में, क्रेडिट हिस्ट्री बनने 5-6 साल तो लगते हैं। काश मुझे 1 करोड़ रुपए कोई दे देता एज जनरेशनल वेल्थ। भाई यही तो चाहिए लाइफ में। पेरेंट्स का डिस्क्रिप्शन है, पर बच्चों को स्ट्रगल क्यों करवाना है अगर आपने वो स्ट्रगल कर ली है। जैसे बिजनेस फैमिली में, अगर बिजनेस फैमिली में किसी पेरेंट ने स्ट्रगल कर दुकान बना दी, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो क्या आप बच्चों को 500,000 रुपए देकर भेज देते हैं नई दुकान शुरू कर, वो उसी दुकान से शुरू करेगा ना। वो बच्चा 24 साल की उम्र में जब पढ़ के आया तब से दुकान पे बैठेगा और अपना अच्छी जिंदगी जिएगा। इस सैलरीड क्लास को ही प्रॉब्लम है कि बच्चा जीरो से शुरू करे। अब बात करते हैं अबाउट समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट, मतलब उनके पास कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं है, बट सपना है कि खुद का पैसिव इनकम सोर्स चालू करे। सो अगर कोई 21-22 ईयर्स की एज है तो वो क्या स्टेप्स ले सकते हैं टू बिल्ड पैसिव इनकम सोर्सेज फ्यूचर के लिए? आपके सामने एग्जाम्पल बैठा है, 24 साल पे मैंने काम शुरू किया था और 24 की उम्र में शादी हो गई थी, क्योंकि वाइफ को मैं कॉलेज से जानता हूँ। जीरो जनरेशनल वेल्थ, कई बार महीने के एंड पे क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने के लिए 2-3 अकाउंट से पैसे जोड़ने पड़ते थे। फादर रिटायर्ड थे, तो ऐसा नहीं कि डबल इनकम आ रही है, वाइफ और मैं दोनों ही करते थे। रियल एस्टेट भी, पहली इन्वेस्टमेंट में लोग 1 अपार्टमेंट खरीदते, मैंने 2 खरीदे थे। खतरों के खिलाड़ी। तो सारी गलतियां करी हैं लाइफ में, सारी चीजें हार्डवेयर सीखी हैं, पर पॉइंट ये है कहने का कि उस टाइम पे ही लगता था कि भाई ये दोनों लोगों की तनख्वाह के हिसाब से तुम्हारे एस्पिरेशंस नहीं पूरे होने वाले। तो मेरा एक फेवरेट जो एग्जांपल है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप छोटे एक्सपेंस सोच लीजिए कोई भी। जैसे इंटरनेट का एक बिल आता है, मैक्सिमम लोगों का इंटरनेट 128 MBPS टाइप या 64 MBPS ऐसे चलता है। यूट्यूब मैक्सिमम लोग आप देख लीजिए प्रीमियम यूज नहीं करते, उसका कॉस्ट कितना है, 150-200 रुपये महीना नहीं खर्चा करते। ये 3-4 एक्सपेंस लगा के आप 1,000 रुपये बना लीजिए कि 1,000 रुपये में मैं घर में 2-3 चीज़ों को जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ उनको इंप्रूव कर सकता हूँ। जैसे नेटफ्लिक्स की क्वालिटी इंप्रूव कर ली, यूट्यूब प्रीमियम लेयर्स में ऐड नहीं आएंगे, और इंटरनेट फास्ट कर लिया प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो ये 3 चीज़ों का 1,000 रुपये एक्सपेंस मान लीजिए महीने का। तो 1,000 रुपये महीने का अगर आपको तनख्वाह से नहीं खर्चना है तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? तकरीबन 1,20,000 रुपया। बहुत मुश्किल नहीं है इकट्ठा करना आज की तारीख में। SWP डाल दीजिए हर महीने 1,000 रुपये का, 1,20,000 रुपये, खत्म ही नहीं होगा कभी। ये काफी बढ़िया हैक है टू एटलीस्ट स्टार्ट समवेयर। प्रॉब्लम को तोड़ दीजिए ना छोटा छोटे टुकड़ों में। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम क्या आती है, वो करोड़ की वेट करते रहते हैं, और वो करोड़ दब जाता है घर की EMI और गाड़ी की EMI में। मैक्सिमम लोगों का आजकल घर और गाड़ी की EMI बाय द टाइम दे आर इन द इंडस्ट्री फॉर 2-3-4 ईयर्स चालू हो जाता है। ये सबसे ज्यादा आपका ड्रेन करते हैं पैसिव इनकम सोर्सेज को बनाने में। जितना भी बनता है वो खर्चे तनख्वाह से नहीं आएंगे। 2 एलिमेंट है, एक तो आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज कुछ चीज़ों में नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यूट्यूब अगर कोई इंसान बहुत यूज़ करता है, स्पेशली पॉडकास्ट अगर देखता है,
नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट। तो ऐड नहीं आएंगे, दिन का कुछ समय तो बचेगा। थोड़ा इरिटेटिंग भी कम होगा, इरिटेटिंग कम बार होगा, बार बीच बीच में आप स्किप ऐड। पॉडकास्ट अच्छा चल रहा है, ऐड 2 आ गए, फिर आप छोड़ देते हो। जब आप एक मिड लेवल पे पहुंच गए, आपका एक आवरली रेट होना चाहिए। 1 घंटे की कितनी वैल्यू है? 100 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, कुछ तो वैल्यू होगी आपकी सैलरी के हिसाब से। द वैल्यू ऑफ आर टाइम ऑन एन आर्ली बेसिस का कॉन्सेप्ट लोगों को चमकता ही नहीं है। दे विल स्पेंड 1 आवर फिगरिंग आउट कि 500 रुपये कहाँ बचा सकते हैं फ्लाइट टिकट में, नॉट रियलाइजिंग कि वो कूपन ढूंढने में ही मतलब 1-2 घंटे लग जाते हैं। और बाद में उसमें कोई ना कोई हैंडलिंग चार्जेस लगा देंगे। वही फिर वो एनीवे नेगेट हो गया। आप जेप्टो पे खरीदो, 150 रुपया कूपन मिलेगा, बिल उतना ही आएगा। हाँ एग्जैक्टली। जेप्टो का तो अलग ही कहानी है, अभी इतने सारे पोस्ट आ मैं रहे हैं। जेप्टो से खरीदता हूँ, सामान खरीदता हूँ, बट वो एक कन्वीनियंस है, हाँ, उसको ऑप्टिमाइज करने का कोई सेंस नहीं है। फॉर समवन वो स्टार्टिंग आउट, वो क्या इनकम सोर्सेज कंसिडर कर सकते हैं? सबसे आसान होता है एफडी। शुरुआत एफडी से कर लो, ठीक है। एफडी में क्या है ना, फाइनाइटनेस है, रिस्क नहीं है। शुरू में पैसा लुट जाए तो आदमी 10 साल के लिए रिस्क कवर हो जाता है। एफडी का एक मॉडिफिकेशन होता है आरडी, मैंने उसी से शुरू किया था। हर महीने 4000 रुपये सैलरी से बचाएंगे और 4000 डालेंगे, 6 महीने में वो 25,000 रुपये हो गए, 24,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट। कैश डाउन जाके म्यूजिक सिस्टम ले आए, आज हम ईएमआई पे लेते हैं, पर कैश डाउन पे ले आए, कोई ईएमआई नहीं है उसके बाद की। आरडी के थ्रू पैसा इकट्ठा हो जाता है। पैसा अगर इकट्ठा करना प्रॉब्लम है, सेम चीज आप एसआईपी डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, ईटीएफ में भी डाल सकते हो। कॉम्प्लेक्स क्यों करना है? म्यूचुअल फंड और हैंडलिंग चार्जेस हल्के से मामूली से ज्यादा होते हैं। एंट्री आजकल लगता नहीं, एग्जिट लगता है, पर थोड़ा एक्सपेंस रेशियोज फिर भी हैं। ईटीएफ में उतने भी नहीं होते। अगर आपको इन जनरल लग रहा है मार्केट ऊपर जा रही है, डायरेक्शन इकोनॉमी का अपवर्ड्स है, तो एसआईपी म्यूचुअल फंड में कर दो या फिर ईटीएफ में कर दो। 20-30 साल सोचना बंद कर दो। तो आप कह रहे हो कि एफडी इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। एफडी इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। उसके अलावा और कौन से? आज की तारीख में बॉन्ड अफोर्डेबल हो गए हैं। आज से 2 साल पहले बॉन्ड में मिनिमम अमाउंट 10 लाख था, फिर गवर्नमेंट ने 1 लाख किया। आजकल मैक्सिमम बॉन्ड आप 10,000 में भी डाल सकते हो। आप एक बॉन्ड डाल दो 10,000 का, 100 रुपए या 80 रुपए महीने का कुछ तो आएगा। आपने साइकिल बनानी है, जैसे मान लीजिए वो बॉन्ड 2 साल का होता है, आप हर महीने 10,000 का बॉन्ड डालते हो 2 साल में साइकिल बन जाएगी। विच मीन्स जो आपका प्रिंसिपल था, मूल था, वो वापस आ गया। ब्याज आप कंज्यूम कर लो, खर्चे के मिल जाओ। जो पैसा प्रिंसिपल वापस आ रहा है उसको रीइन्वेस्ट कर दो। 2 साल में साइकिल, समझ गया आप क्या कह रहा हूं मैं? जो आपने मूल डाला था 2 साल का अगर बॉन्ड है, 2 साल में वापस आ जाएगा घूम के प्रिंसिपल। तो 2 साल में मोरलेस साइकिल बन जाती है। हर महीने प्रिंसिपल रीइन्वेस्ट, इंटरेस्ट कंज्यूम। मैंने वही किया है पिछले 2-2.5 साल में। बॉन्ड्स की साइकिल, एक दिन में कोई पोर्टफोलियो नहीं बनता बॉन्ड का भी, 2-3 साल लगे बना के। जितने पैसे आते थे, क्योंकि पैसिव इनकम तो थी, वाइफ की जितनी सैलरी आती थी बॉन्ड में झोंक देते थे, ले जा भाई बॉन्ड। मैं अपनी इक्विटी में रखता था, वाइफ के बॉन्ड में जा रहे थे। 2 साल चलती रही साइकिल, बनती रही, पैसे प्रिंसिपल ऐड करते गए हर महीने। कई बार लमसम पैसा आया तो उससे हमने होम लोन वापस नहीं किया। कुछ 10 साल के बॉन्ड थे, उनमें इकट्ठा लमसम पैसा डाल दिया। लमसम पैसा कभी भी दुबई ट्रिप में लगाना लगा लो, एस्पिरेशन है तो ठीक है लगा लो, या फिर प्रीपे करने में, गाड़ी खरीदने में, इनमें आइडियली नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लमसम लाइफ में कभी कभी मिलता है। मैक्सिमम लोगों से पूछ लीजिए जो पीएफ विड्रॉ करते हैं, मैक्सिमम लोग होम लोन चुकाने के लिए करते हैं या घर खरीदने के लिए करते हैं, एसेट बिल्ड करने के लिए नहीं करते। जिस घर में आप रहते हो वो एसेट नहीं है, भले उसकी वैल्यू बढ़ रही है। लेट्स से कोई 26 ईयर ओल्ड है जो महीने में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो वो अपनी इनकम को किस तरह से एलोकेट कर सकते हैं? मेरे पास एक बार हो चुका है कि मैंने ईएमआई 3-4 बांध ली थी, महीने का 70-80 हजार रुपये जा रहा था और सडनली जॉब नहीं थी। उसको कैसे एलोकेट करें ताकि वो अच्छी खासी पैसिव इनकम दे? देखिए, पहले तो आपके मिनिमम एक्सपेंसेस तो हो ही गए, उसमें से 50-60 हज़ार तो मिनिमम एक्सपेंस हो जाएगा, रेंटल और लिविंग एक्सपेंस मिला के। 5,000 रुपये आसपास डिस्क्रिप्शन रख लीजिए महीने का कि इतना हम खर्च लेंगे अपने आप, हैप्पीनेस बजट, वो हर महीने होना जरूरी है। बाकी 25-30 हज़ार रुपये बचना चाहिए, वो आपके डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस में नहीं जाना चाहिए। नॉन डिस्क्रिशनरी में चला गया कि भाई इनमें तो ऑप्शन ही नहीं है। जो एक्सपेंसेस इस तरह के हैं, गाड़ी अपग्रेड के, फोन अपग्रेड के, घर अपग्रेड के, वो जरूरी नहीं है। घर ऑफिस के पास रखो, कम्यूटिंग एक्सपेंस भी हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। टाइम का मैक्सिमम लोग मोनेटाइज नहीं करते या क्वांटिफाई नहीं करते। लोगों के घर होते हैं ऑफिस से दूर, 4 घंटे ट्रैफिक में फंसे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्या एंजॉय कर रहे हो? 4 घंटा आपके लर्निंग टाइम में से खत्म हो गया। प्रायोरिटाइज कर लो, एक्सेल में देख लो, जो आपके 30,000 बच गए वो जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट में कहाँ पे एग्जैक्टली? आप 2-3 डब्बे बना लो, गोल्ड, बॉन्ड और इक्विटी। 30,000 रुपये बच रहे हैं, मान लीजिए 30,000 बच जाएंगे 1 लाख में। 10,000 की गोल्ड डाल दो, 10,000 का बॉन्ड डाल दो, 10,000 इक्विटी डाल दो। ओके। मार्केट कंडीशन चेंज हो जाती है तो फॉर्मूला चेंज कर लो। ट्रेडिंग तब करो जब आपकी एक्टिव इनकम है। मैक्सिमम लोग आजकल पैसिव इनकम और ट्रेडिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे बीच में 2 घंटे जाके एफएनओ खेल लिया, पैसिव इनकम हो गई। पैसिव इनकम नहीं है, एक्टिव इनकम है। और बीच में अगर एक कॉल आ गई तो ट्रेड चौपट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। किसी भी घर को रेंट पे देना, दैट इज अ सोर्स ऑफ पैसिव इनकम जो मतलब सदियों से चला आ रहा है। आज के डेट में ये कितना इफेक्टिव मेथड है? आपकी एज, रिस्क एपेटाइट डिपेंड करता है। पुश्तैनी घर है जिसमें लिटरली की लागत कुछ है नहीं,
उसमें से अगर आपकी इतनी इनकम आ जाती है कि आपका खर्चा निकल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगेन वही एग्जांपल, अगर आपके 40 50 60 जो भी है, यू विल डाई विद अ 10 CR 20 CR प्रॉपर्टी में भी ज़्यादा। पुश्तैनी घर अगर है तो उसकी वैल्यू उसका करोड़ों में इतनी हो, स्पेशली अगर दिल्ली या बैंगलोर ऐसी जगहों पे कहीं पे है, मेट्रो में है, बहुत होगी। मोनेटाइज कर लो, एक बढ़िया अपार्टमेंट में रह लो, बाकी पैसा एफडी में डाल दो। राइट, तो बेसिकली अगर इनहेरिटेड हाउस है देन इट मेक सेंस, बट अगर खुद आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फॉर दैट पर्पस ऑफ रेंटल इनकम, फिर इट डजंट मेक सेंस। जी, मनी इज मनी, किस फॉर्मेट में रख रहे हो, किस एसेट क्लास में रख रहे हो, वो अलग बात है। अगर घर की वैल्यू 20-30 करोड़ हो गई है, पुश्तैनी घर की बात कर रहा हूँ मैं, जो प्लॉट है कोई, या 10 करोड़ भी हो गई, 5 करोड़ भी हो गई है, उस पे आप एफडी में पोस्ट टैक्स 5% निकाल सकते हो साल का। 5 करोड़ में 2.5 लाख महीने का तो वैसे ही आ जाएगा। आपका रेंटल आएगा क्या 2.5 लाख, प्लस पैसा हाथ में है, कब्जे का कोई डर नहीं है। कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि रीट्स आर लाइक ब्लू चिप स्टॉक्स फॉर पैसिव इनकम सीकर्स। दैट इज बिकॉज यू आर गेटिंग इनकम नाउ। आप पिछले 2 साल के प्रेसिडेंट में चल रहे हैं, उसके पहले रीट नहीं थे, उसके बाद क्या होगा पता नहीं। तो डू यू थिंक दैट इज ट्रू, या फिर मतलब ये तो बस सोशल मीडिया की बात है? मान के चलिए कि रीट में पैसा डाला, उस पर थोड़ा डूब जाए। कमर्शियल रियल एस्टेट है, करेक्ट। राइट। कमर्शियल रियल एस्टेट अगर अनसक्सेसफुल हो गई, आपने कई बार देखा होगा कुछ मॉल्स नहीं चल पाते, उनमें नहीं पिकअप होते फुटफॉल, तो रिस्क तो है, हाई रिस्क है, रिटर्न हाई है। आपको नियरली 2% टाइप का यील्ड तो महीने का मिल जाता है, रीट में 1.5% तो मिल ही जाता है मेरे ख्याल से रीट में। राइट। आपको रेजिडेंशियल में कभी मिलेगा नहीं इतना। आप रिस्क ले रहे हो। अगर आपको 2% टाइप मिल जा रहा है रीट में, साल का 24%, टैक्स को एक मिनट साइड में रखते हैं, 4 साल में तो आपका प्रिंसिपल रिकवर हो गया। रिस्क लीजिए, बट नॉट विद योर एंटायर वेल्थ। लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं व्हेन दे ट्राइंग टू बिल्ड पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। वो कौन सी इन्वेस्टमेंट चॉइसेस या हैबिट्स हैं जिससे पैसिव इनकम सोर्सेज शायद किल ही हो जाए? मैं एक एग्जांपल लेकर इलस्ट्रेट करता हूँ। अगर मैंने कोई सा भी आप ब्लू चिप उठा लो, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोई सा भी ब्लू चिप उठा लो, मैंने 24 साल की उम्र में अगर वो ले लिया होता तो आज मुझे 10-15% डिविडेंड दे रहा होता। ब्लू चिप टिपिकली आधा पौना % के ऊपर डिविडेंड नहीं देते, राइट। करेक्ट। ITC प्रॉब्ली एक्सेप्शन है जो 3-4% दे देता है, बिकॉज का कैश फ्लो अच्छा है टोबैको बिजनेस से। अगर आपको पैसे में ना, मैक्सिमम लोग बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। मैं भी कुछ लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं यार तो अभी तो 50 का भी नहीं हो, अभी से क्या पैसिव इनकम बना लियो जब रिटायर होगा। मैं कहा रिटायर तब होंगे जब पैसिव इनकम होगी। तो पॉइंट क्या है कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम लोग जल्दी स्टार्ट ही नहीं करते। उनको लगता है कि पैसिव इनकम से पैसा निकाला तो ग्रो नहीं होगा। इन सम वेज यस, बट अगर आप ग्रोथ स्टॉक में डाल रहे हो, मैं सिर्फ नाम एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, नॉट एज ए रिकमेंडेशन। HDFC AMC का स्टॉक उठा लीजिए, 3-3.5% डिविडेंड यील्ड है अंदाजन, जहां तक मुझे ध्यान है। तो अगर वो स्टॉक मैंने लेके, वो ग्रोथ स्टॉक है, पैसा बढ़ रहा है, यस, उसका EPS तो बढ़ रहा है। इंडिया में ग्रोथ स्टोरी है, लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कंटिन्यूसली लगा रहे हैं, SIP बढ़ रहे हैं। एंड फॉर दैट मैटर आप कोई भी AMC उठा लीजिए, सबका ग्रोथ स्टोरी है, हिस्ट्री देख लीजिए, फ्यूचर भी ठीक ठाक लग रहा है। फ्यूचर चेंज होता है तो यू कैन स्वैप। जरूरी थोड़ी है कि 20 साल की SIP तो की नहीं आपने, फिक्स की कर ले, डाल नहीं डालना है। उस स्टॉक में जो 3% आज मैं आज पैसा डालता हूं, तो क्या 5 साल बाद वो 6% हो जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। 10 साल बाद कितना हो जाएगा? शायद 10% हो जाएगा। हम लोग ग्रोथ और इन सब मोड में कंफ्यूज इतने हो जाते हैं, और बीच बीच में आजकल तो रील पे आके लोग सोशल मीडिया पे इतना कंफ्यूज कर देते हैं ना, वो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगा के। ये कंपाउंड नहीं किया तो तुम्हें तो तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए, तुमने कंपाउंड नहीं किया। तो जिसने कंपाउंडिंग नहीं की उसको गिल्ट के मारे मरा जा रहा है, अरे यार मैं तो कंपाउंड नहीं कर रहा पैसा। दैट इज ट्रू। वो कंपाउंडिंग थ्योरी इन लाइफ, इट हैपेंस, इट इज नॉट प्लान्ड। शेयर्स बहुत सारे मैं बोलूं आज बता सकता हूँ कि कंपाउंड करेंगे ही करेंगे। क्या मैंने उन पैसे डाल रखे? नहीं डाल रखे। जब कंपाउंडेड रिटर्न आएगा, मैं 85-90 का हुआ, अगर मैं हुआ तो आई वुड अदर से मेरे बच्चे जो भी 20 के आसपास हैं, एक 21 है, एक अभी 17 है, 16 है, तो उनको मैं कंपाउंड में डालूंगा कि भाई तुम अभी ग्रोथ स्टॉक खरीदो जो डिविडेंड भी देंगे। मैं एक वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर को बहुत मानता हूँ। उनकी एक थ्योरी है कि जो स्टॉक डिविडेंड देता है उसमें पैसे नहीं डालते। मेरे को भी थोड़ा डिविडेंड चाहिए, जीरो डिविडेंड वाला स्टॉक नहीं चाहिए। और कौन से टिपिकल एरर्स होते हैं? एरर्स में एक SWP कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ, जिसका मैंने एग्जांपल लिया था। व्हाइल इट इज अ फैंटास्टिक इंस्ट्रूमेंट, कई बार क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं एट द स्टॉक मार्केट पीक। उस टाइम पे आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट लिया, म्यूचुअल फंड हो या इक्विटी हो या डिविडेंड डील हो, कुछ भी हो, द वैल्यूज, NAVs एटसेट्रा या स्टॉक प्राइस आर वेरी हाई। तो कई बार क्या होता है, आपने वेल्थ काफी लमसम में इन्वेस्ट कर दी एंड मार्केट एकदम से गिर गई। तो लिटरली यू आर स्टार्टिंग विद 70-80% ऑफ योर वेल्थ, नॉट 100% ऑफ योर वेल्थ। तो इसीलिए इफ यू आर प्लानिंग टू रिटायर या थोड़ा सा पैसे इनकम पाने का सोच रहे हैं, तो डू इट ओवर सम टाइम। लमसम डालना इज नॉट दैट ग्रेट आइडिया इफ दैट इज द लास्ट वन दैट यू विल पुट। अगर आप रिटायर हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, दैट्स द लास्ट बिग इंस्टॉलमेंट। जैसे PF निकाला है तो सारा पैसा एक बारी में इक्विटी में मत डालो, थोड़ा स्पेस आउट करके डालो। दैट्स अ मिस्टेक मेनी पीपल डू। बॉन्ड्स में डाल दो, जैसे एग्जाम्पल सेफ्टी AAA बॉन्ड गवर्नमेंट के हैं,
वो डाल दो, उनमें थोड़े अलग अलग मैच्योरिटी ले लो, साल भर की, 15 महीने की, ऐसे 2-3 महीने में आते जाएंगे, वो डालते जाओ उसके बाद इक्विटी में धीरे धीरे स्पेस आउट करके। बट ऑलवेज हैव योर डिस्क्रिप्शन कि अगर मार्केट एकदम से टैंक कर गई, गिर गई 20-30%, एनएवी का रफली महीने 2 महीने एक बार चेक कर लो, अगर वो काफी गिर गया है तो एक लमसम डाल दो, भले ही वो जब रिकवर हो जाए उतना पैसा वापस निकाल लो। आई मीन इफ यू डोंट वांट कि उसमें एक्सेस पैसा जाए, तो अगर ऑलरेडी आपका पैसा बढ़ते बढ़ते 5-10 लाख हो गया है और वो गिर के एकदम सडनली 10 लाख से 8 लाख आ गया, 20% गिर गया, आप लमसम 5 लाख रुपए डाल दो उसमें इफ यू हैव, और जब वो 12-13 हो जाएगा 5 लाख वापस निकाल लो। बट देन यू बॉट द यूनिट एट अ वेरी लो लेवल, तो उससे आपका SWP बहुत सुपर चार्ज हो जाता है, लो लेवल पे खरीद लिया। तो 2-3 दिन पहले किसी ने पूछा कि तुमने क्या खरीदा, मैंने बोला मैंने याला बैंक खरीदा, उन्होंने भी खरीद लिया। अभी मार्केट गिरी तो 2% डाउन है। यार यू बॉट फॉर लॉन्ग टर्म, राइट, टू क्रिएट वेल्थ। मार्केट में इफ यू कांट स्टैंड 2% डाउन ऑन अ डे, देन यू डोंट बिलोंग हियर। वाओ, या दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। पैसिव इनकम को बिल्ड करते समय वो कौन से रिस्क है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए? एक बड़ा रिस्क है टैक्सेशन लेवल्स चेंज। जैसे अभी टैक्स रेट सारे LTC GST चेंज हुए थे, डेट फंड्स का क्लासिफिकेशन चेंज हुआ था, सो यू माइट हैव क्रिएटेड कि भाई फ्यूचर मुझे इससे इतना पैसा आएगा, बट उसमें से टैक्स बढ़ गया अगर, तो सडनली 10-20% गायब हो जाएगा बिकॉज टैक्स रेट चेंज हो गए। और रियलिटी है, देश में इतना पैसा नहीं है अभी कि गवर्नमेंट का एक्सेस हो। इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली फॉर पीपल हु रिलाई अ लॉट ऑन FD। ये सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ज़्यादा है। FD का रेट गिरा, इनकम गिर गई, कुछ नहीं कर सकते आप। ऐसे अगर स्लैब चेंज हो गया कि आपकी इनकम मान लीजिए 12 लाख तक एग्जेम्प्ट है, अगर वो गिरा के 10 लाख कर दी तो सडनली आपका टैक्स बढ़ जाएगा। इक्विटी में आपने पैसा डाल रखा है, अगर मान लीजिए उस कंपनी का एक बैड साइकिल आ गया, तो जब कमाएगी नहीं तो डिविडेंड कैसे देगी? तो जैसे बीच में आपने देखा होगा तो ऑयल पहले बढ़ा था, फिर गवर्नमेंट ने उस पर विंडफॉल टैक्स लगा दिया। अब विंडफॉल टैक्स लग गया, फिर इलेक्शन आ गया, विंडफॉल टैक्स कम नहीं हुआ। तो 2 साल का पीरियड ऐसा आ रहा है जब ऑयल कंपनीज की, भले वो प्रोड्यूसर्स हों या डिस्ट्रीब्यूटर रिफाइनर्स हों, जैसे ONGC अगर प्रोड्यूसर्स हैं, ENP, और उसके नीचे रिफाइनर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, IOC, BPCL, HPCL, दोनों का अलग अलग स्टाइल है काम करने का। अब क्रूड महंगा था तब भी पिट गए, क्रूड सस्ता हुआ तब भी पिट गए, तो डिविडेंड कैसे देंगे? IOC यूज्ड टू गिव 8-10% डिविडेंड, अभी वो 2-2.5% दे रही है। तो मार्केट की जो कॉमोडिटी साइकिल्स हैं उस पर डिपेंड करता है। पास्ट में टाटा स्टील ओवर भी अच्छा डिविडेंड देते थे, स्टील पिटा पड़ा है, स्टील के दाम है ही नहीं मार्केट में, चाइना उसको डंप कर रहा है, तो कॉमोडिटी साइकिल का प्रॉब्लम आ गया। डुलुलु नहीं बनना है कि पैसिव इनकम बस अब सॉर्ट हो गई, अब चिल मार सकते हैं लाइफ में। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटीज। न्यू एज पैसिव इनकम सोर्सेज काफ़ी चल रहे हैं, जैसे किसी ने कोर्स बना दिया उसे बेच रहे हैं लोग, या AI से टूल बना रहे हैं एंड फिर उनको मोनेटाइज करें, यूट्यूब चैनल की वीडियोस को मोनेटाइज करें। तो ये न्यू एज सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम कितने सस्टेनेबल है? आप इन पे लाइफ डिपेंड नहीं कर सकते, थिंग्स माइट चेंज। जैसे कि जो आज किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो मतलब रील्स बना रहा हो या शॉर्ट्स बना रहा हो या प्रॉपर वीडियोस बना रहा हो, पॉडकास्ट बना रहा हो, बहुत बढ़िया चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है। एक आध पॉडकास्ट का आपने देखा था बीच में खराब टाइम आया था तो सडनली चैनल खत्म हो गया था लिटरली। सो देयर कैन बी सिचुएशंस आउटसाइड योर कंट्रोल। जैसे भी रेगुलेशन से भी नहीं डाला, सारे के सारे जो लोग FNO के पॉडकास्ट बनाते हैं सब बंद हो गए, तो देयर मे बी मैक्रो थिंग्स। आपके दिमाग में कोई गलती नहीं कर रहे आप, मतलब आप कोई मेलिस नहीं कर रहे, किसी को चूना नहीं लगा रहे हो, बट मैक्रो कंडीशन चेंज हो गए। यूट्यूब ने अगर मोनेटाइजेशन प्लान चेंज कर दिया तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यू कैन नॉट ऐसे कि भाई ये बंद हो गया तो मेरे को तो पता ही नहीं लाइफ में क्या करूँगा। वाइल यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम दैट, ग्रेट, और अच्छा पैसा जिसने कमा लिया, कुछ लोग तो करोड़ों में भी कमा रहे हैं, कमा रहे, तो प्लीज़ उसको इन्वेस्ट कर लो फॉर द ड्राई डे जिस दिन पैसा नहीं होगा। राइट। तो नथिंग रॉन्ग, न्यू एज इकोनॉमी में नए चैनल्स बनेंगे कमाने के, चैनल में लिटिल सेंस, कोई गलती नहीं है, उसको फटाफट कैप्चर कर लो। मैंने 2 साल लगा दिया एनालिसिस पैरालिसिस अपना चैनल शुरू करने में। आपको कोई चीज़ ट्राई करनी है तो उसमें कितना टाइम लाइफ का स्पेंड करेंगे, कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और डिसअपॉइंटमेंट कितनी होगी, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट एक लिमिटेड रिसोर्सेज में करना है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मनीष, दिस इज एक्सट्रीमली फन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब आपके पास पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने का क्लियर रोड मैप है। इस एपिसोड से आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था, हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.